हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के फॉर्मूला के बारे में। आवर फर्स्ट इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी। Q का मीनिंग क्या होता है? चार्ज। N दैट इज एनी इंटीजर नंबर। E का मीनिंग होता है फंडामेंटल चार्ज या तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। E की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो मान लीजिए कि यहां पर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे सो ए बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। सो इक्वेशन बनेगा Q इज इक्वल टू एनी। अगर हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे हैं सो ए ऑब्जेक्ट बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। सो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू माइनस एनी। अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे सो इक्वेशन क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी। यहां पर n जो है वो ऑलवेज इंटीजर होगा, मींस यहां पर कभी भी 0.5 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होगा? टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मींस यहां पर जो n होगा वो ऑलवेज इंटीजर होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? दैट इज कूलम। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? दैट इज ईएसयू। ईएसयू का मीनिंग क्या होता है? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। And what is the relation between Coulomb and ESU? That is 1 Coulomb is equal to 3 into 10⁹ ESU. ESU again क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का इक्वेशन क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर K का मीनिंग क्या है? दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में जो कैपिटल G था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, मींस वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। बट यहां पर जो K है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये मीडियम पर डिपेंड करता है। यहां पर K का इक्वेशन क्या होगा? K इज इक्वल टू 1/4πε0। और K की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 9 इंटू 10⁹9। और यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सो K का इक्वेशन क्या होगा? 1/4πε0। वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 10⁹9 और उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन SI यूनिट। और इन सीजीएस यूनिट उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU का स्क्वायर। क्लियर? सो K की वैल्यू हमें SI यूनिट के अंदर जनरली याद रखनी होती है। K की वैल्यू SI यूनिट के अंदर क्या होगी? 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और उसका इक्वेशन क्या है? 1/4πε0। अगेन यहां पर एक न्यू टर्म आया ε0। तो ε0 को हम क्या कहेंगे? दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और उसकी वैल्यू क्या होती है? ε0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। और उसका यूनिट जो K का यूनिट है उसका रेसिप्रोकल कर देना है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहां पर जनरली एक एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। सो यहां पर कूलम स्क्वायर है, सो कूलम Q का यूनिट है। सो Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। सो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन न्यूटन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख देंगे इंटू मीटर स्क्वायर। सो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? kg है डिनोमिनेटर में, सो m-1। मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में हो रहा है, सो l-3। देन सेकेंड स्क्वायर दैट मीन्स t⁴ एंड a स्क्वायर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी क्या होगा? m-1 l-3 t⁴ a स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन इज, यहां पर हमने आगे देखा कि जो यहां पर K का मीनिंग है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो जब भी कोई टू चार्ज को हम वैक्यूम के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर? सो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया और एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया। दोनों
यहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, सो फोर्स कितना अप्लाई होगा, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट अगर हम दोनों चार्ज को मीडियम के अंदर रखें सो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, EM, बिकॉज ये मीडियम पर डिपेंड करता है। सो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा, 1/4πEM Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो यहां पर हम एक न्यू टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो है परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। सो ER इज इक्वल टू क्या होता है, EM अपॉन E नॉट। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को ही एक दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इन मीडियम कितना होता है, दैट इज 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर इसको कैसे फाइंड करना है, EM को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो EM इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू K। क्लियर। सो EM की जगह पर हमें क्या रख देना है, एप्सिलॉन नॉट इनटू K। यहां पर जो K है वो उसका मीनिंग क्या है, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की जगह पर अगेन हम क्या रख सकते हैं, एफ नॉट। सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, FM इज इक्वल टू एफ नॉट बाई K। सो ये जनरली आपको MCQ में काम आएगा कि फोर्स इन मीडियम फोर्स इन वैक्यूम की कंपेयर में कितने टाइम्स बन जाता है, 1/K टाइम्स। सो ये इक्वेशन आपको MCQ के लिए याद रखना है। क्लियर। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फोर्स इन वैक्यूम कितना था, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम क्या होगा, 1/4πEM Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर एक न्यू टर्म डिफाइन किया जाता है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ER इज इक्वल टू EM बाई E नॉट। और रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कहते हैं, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, K इज इक्वल टू ER इज इक्वल टू EM बाई E नॉट। यहां पर अगर हम EM को सब्जेक्ट बनाए सो EM इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, E नॉट इंटू K। सो EM की जगह पर यहां पर क्या रख देना है, E नॉट इंटू K। सो फोर्स इन मीडियम फोर्स इन वैक्यूम की कंपेयर में कितने टाइम्स बन जाएगा, 1/K टाइम्स। सो FM इज इक्वल टू एफ नॉट बाई K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए कितनी होती है, K इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, K इज इक्वल टू 1.0005 मीन्स नियरली 1/4 होती है एयर, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए होता है इनफाइनाइट। अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को आपको कैसे याद रखना है कि फॉर एग्जांपल यहां पर Q1 चार्ज है, सो उसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, R1। Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस Q2 पर Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दैट इज F21। सो F21 का मीनिंग क्या हुआ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर कहां पर है, 1 पर। सो आपको पोजीशन वेक्टर कौन सा कंसीडर करना है, 1 से 2 की डायरेक्शन का, दैट मींस R2 1। सो 1 से 2 का आप पोजीशन वेक्टर फाइंड करोगे तो फाइनल पोजीशन क्या हुई, 2, इनिशियल पोजीशन क्या हुई, 1। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना बन जाएगा, R2 माइनस R1। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप फोर्स फाइंड कर रहे हो ऑन 2 ड्यू टू 1 तो ऑब्जर्वर कहां पर होगा, 1 पर। तो आपको पोजीशन वेक्टर उसके लिए कौन सा कंसीडर करना है, 1 से 2 की ओर, मींस फाइनल हुआ 2, इनिशियल हुआ 1। सो R2 माइनस R1। और यहां पर कोई भी इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम जनरली कैसे लिखते हैं, पहले उसका स्केलर फॉर्म लिख देना है, साइड में उसका यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, वो डायरेक्शन के लिए यूज होता है, और उसको फाइंड कैसे करते हैं, ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। सो यहां पर हमारा यूनिट पोजीशन वेक्टर का आंसर क्या आया था, दैट इज R2 माइनस R1 की जो F21 की डायरेक्शन में होगा। क्लियर। सो यहां पर F21 कैसे लिखेंगे, एक ऊपर वेक्टर की साइन है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। सो जो पहले स्क्वायर था अब क्या बन जाएगा, क्यूब, और इसका आंसर क्या आया था, R2 माइनस R1। सो 1/4πε0 Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर। क्लियर। अब सिमिलरली अगर आप F12 फाइंड करोगे तो F21 जितना ही आएगा, बट कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो हम कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सो हम कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो सिंपली जब भी आप वेक्टर फॉर्म सॉल्व करो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप फोर्स फाइंड कर रहे हो ऑन 2 ड्यू टू 1 तो ऑब्जर्वर 1 पर है, तो पोजीशन वेक्टर आपका बनेगा 1 से 2।
सिमिलरली अगर आप फाइंड कर रहे हो F12, सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सो ऑब्जर्वर कहां पर है 2 पर, तो आपको देखना है 2 से 1, तब आपका आंसर क्या बन जाएगा R1 माइनस R2। क्लियर, बिकॉज आप 2 to 1 जा रहे हो तो फाइनल हुआ 1, सो R1 माइनस R2। तो यहां पर F12 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिंपली यहां पर आ जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब, R1 माइनस R2 वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है, सो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है। एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। सेकेंड वन, कूलम्ब्स लॉ हैज सेंट्रल फोर्स। थर्ड वन इज कूलम्ब्स लॉ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दैट मींस उसका जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है एक्शन रिएक्शन पैर फॉर्म करता है। अभी हमने प्रूव किया कि कूलम्ब्स लॉ एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट मींस एक्शन रिएक्शन पैर फॉर्म करता है एंड उसका जो नेचर है वो दोनों टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अगर फोर्स का आंसर आ रहा है नेगेटिव, दैट मींस उसका नेचर क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। और अगर फोर्स का आंसर आ रहा है पॉजिटिव, दैट मींस वहां पर क्या होना चाहिए, रिपल्सिव टाइप फोर्स होना चाहिए। क्लियर। सो कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट मींस वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। एक क्लोज साइकिल के लिए वर्क डन यहां पर 0 होगा। एक्शन रिएक्शन पैर फॉर्म करता है एंड अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस है, दैट मींस दोनों टाइप का यहां पर नेचर हो सकता है। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मींस नेचर होगा अट्रैक्शन। अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो नेचर होगा रिपल्सिव टाइप। नेक्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सो F बाय Q नॉट। F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, एंड इसका डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन, दैट मीन्स kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कूलम दैट मीन्स IT दैट मीन्स एम्पियर इंटू सेकेंड। सो इसका डायमेंशन क्या होगा, m1, यहां पर मीटर है दैट मीन्स L1, सेकेंड क्यूब दैट मीन्स T⁻³ एंड A-1। अगेन मैं रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट मीन्स E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट, ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L1 T⁻³ A-1। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स और अवे फ्रॉम चार्ज। मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज है +Q और यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट। सो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ए पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दैट मीन्स डायरेक्शन क्या हुई, रेडियली आउटवर्ड्स, या तो अवे फ्रॉम द चार्ज। मान लो कि यहां पर हमने टेस्ट चार्ज रखा, फिर से पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, दैट मीन्स अगेन फिर से डायरेक्शन क्या हुई, रेडियली आउटवर्ड्स, या तो हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या याद रखनी है, रेडियली आउटवर्ड्स या तो अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मान लीजिए कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है, फिर से हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट। टेस्ट चार्ज का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। सो ए नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो यहां पर जो डायरेक्शन हुई क्या हुई, रेडियली इनवर्ड, या तो हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द चार्ज। सिमिलरली टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा Q नॉट, अगेन इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो अगेन डायरेक्शन क्या हुई, रेडियली इनवर्ड, या तो हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड्स या तो टुवर्ड्स द चार्ज। अब हमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन पता है, फिर भी न्यूमेरिकल में कई बार प्रॉब्लम होता है। क्लियर। सो आपको डायरेक्शन इंडिकेट करने के वक्त क्या ध्यान में रखना है, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, और आप ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हो। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड्स, बट आपको रेडियली आउटवर्ड्स कहां से इंडिकेट करना है, इस पॉइंट से। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स, बट इस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर। सो यहां पर 1 पॉइंट है, सो यहां पर हम लिख देंगे E1।
सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन में होगा, रेडियली इनवर्स या तो टुवर्ड्स द चार्ज। सो आपको ये डायरेक्शन इंडिकेट करनी है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। सो यहां पर हुई रेडियली इनवर्स टुवर्ड्स द चार्ज, दैट इज E2। सो E1 एंड E2 दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई। फॉर एग्जाम्पल आपको बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। बट कहां से रेडियली आउटवर्ड्स इंडिकेट करना है, जिस पॉइंट पर आप फाइंड कर रहे हो। सो यहां से रेडियली आउटवर्ड्स। एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, रेडियली इनवर्स। इस पॉइंट से आपको रेडियली इनवर्स इंडिकेट करना है। सो ये हो गया E2 और पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हमने आगे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या था, दैट इज F/Q। सो F इज इक्वल टू क्या होगा, QE। सो अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज QE जितना। क्लियर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर। सो अगर चार्ज पॉजिटिव है सो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगेन कितना फोर्स लगेगा, दैट इज QE। क्लियर। सो आपको फोर्स की डायरेक्शन याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज, सो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगेगा, QE जितना। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है सो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगेन फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, दैट इज QE। क्लियर। सो आपको जो ये 4 डायरेक्शन है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन क्या ध्यान में रखनी है, रेडियली आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्स। और अगर आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है सो फोर्स की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन है एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अभी हमने देखा फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, F इज इक्वल टू QE। फोर्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, MA। सो MA इज इक्वल टू QE। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज QE बाय M। क्लियर। सो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होगा, दैट इज QE बाय M। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। हमने कौन कौन से काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़े थे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। बट कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। नेक्स्ट इक्वेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से R जितने डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। आपको चार्ज से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कंसीडर करना है। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा, E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का मीनिंग क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल डाइपोल के सेंटर से प्लस Q चार्ज का डिस्टेंस कितना है, A। डाइपोल के सेंटर से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है, A। दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना हुआ, 2A। डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। यहां पर Q का मीनिंग क्या है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, एंड 2A दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। यहां पर जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर मिस्टेक करते हैं कि आपको जो डिस्टेंस दिया गया है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहां पर जो दो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2A है। सो डायरेक्टली जो डिस्टेंस दिया गया हो उसी को 2A कंसीडर करना है। सो डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। Q का मीनिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, एंड 2A दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। यहां पर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, दैट इज कूलम, एंड डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, दैट इज मीटर। सो ऐसा यूनिट यहां पर क्या होगा, दैट इज कूलम इंटू मीटर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज।
नेक्स्ट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कूलम। कूलम दैट मीन्स एम्पियर इनटू सेकेंड एंड मीटर। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज m0 l1 t1 एंड a1। डायपोल मोमेंट का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? दैट इज डिब्बे। डायपोल के लिए आपको टू टर्म्स याद रखने हैं, डायपोल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस। डायपोल एक्सिस का मीनिंग क्या होता है? लाइन जॉइनिंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो इसको हम क्या कहेंगे? डायपोल एक्सिस। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल एक्सिस का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल एक्सिस। नेक्स्ट इक्वेशन आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल, कि यहां पर अगर हमें एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा? E इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब। बट ये इक्वेशन कब यूज होता है? जब R की वैल्यू A की कंपेयर में क्या है? बहुत ज्यादा हो। दैट मीन्स R यहां पर क्या है? डायपोल की सेंटर से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसका डिस्टेंस है, एंड ए दैट मीन्स डायपोल के सेंटर से कोई भी एक चार्ज का डिस्टेंस है। इफ आर ग्रेटर देन ए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल का इक्वेशन क्या होगा? दैट इज 2kp बाई आर क्यूब। बट अगर आर की वैल्यू ए की कंपेयर में बहुत ज्यादा ना हो, दैट मीन्स आर एंड ए कंपेरेबल हो, तो आपको इक्वेशन कौन सा यूज करना है? दैट इज 2kp आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। दैट मींस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो कितना बन जाएगा? दैट इज 0। तो ये आपके एमसीक्यू के अंदर काम में आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? दैट इज -kp अपॉन आर क्यूब। अगर कंडीशन क्या हो? आर ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स ए की कंपेयर में अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो हम इक्वेशन कौन सा यूज कर सकते हैं? E इज इक्वल टू -kp बाई आर क्यूब। बट अगर ए की कंपेयर में आर की वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, दैट मीन्स ए एंड आर कंपेरेबल हो, तो आपको इक्वेशन कौन सा यूज करना है? दैट इज -kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, यहां पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। सो अगेन ए एमसीक्यू के अंदर आ सकता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट होगा? दैट इज 180 डिग्री। सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है फॉर अ शॉर्ट डायपोल, दैट मींस आर ग्रेटर देन ए हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, उन दोनों का रेशियो हमें क्या मिलेगा? इक्वेटोरियल लाइन के लिए मैग्नीट्यूड कितना होगा? kp बाय आर क्यूब, एंड एक्सियल के लिए मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2kp बाय आर क्यूब। सो इन दोनों का रेशियो हमें क्या मिल जाएगा? दैट इज 1/2। नेक्स्ट इक्वेशन हमें याद रखना है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने देखा कि अगर एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज QE। एंड नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? QE। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो -QE इज इक्वल टू 0। सो अगर हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। बट यहां पर दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है, दैट मीन्स उस पर टॉर्क अप्लाई होगा, और इस टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा? दैट इज P sin थीटा। या तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। यहां पर आपको 3 केस याद रखना है। अगर थीटा 0 हो, थीटा 0 का मीनिंग क्या होगा? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे डायपोल कौन सी कंडीशन में हो? पैरेलल अरेंज करे। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। सो डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, सेकंड केस आपको याद रखना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 कितना होता है? दैट इज 1। सो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? P। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टाउ इज इक्वल टू P, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इज मैक्सिमम।
Next, case number 3, if theta is equal to 180 degree, then tau is equal to 0. So यहां पर अगर साइन की वैल्यू 180 रख दे तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 0. So if theta is equal to 180 degree, then tau is equal to 0. So the dipole is in unstable equilibrium. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. दैट मींस लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल. मान लीजिए कि हमारे पास वन डायमेंशनल एक वायर है. वायर की लेंथ क्या है, 5 मीटर, और उस पर चार्ज कितना दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 15 कूलम. सो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, पर यूनिट लेंथ उस पर कितना चार्ज है. दैट मीन्स अगर 5 मीटर में 15 कूलम जितना चार्ज है, सो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, दैट इज Q बाई एल. दैट मीन्स 15 बाई 5, दैट मीन्स 3 कूलम पर मीटर. उसकी क्या हुई, लीनियर चार्ज डेंसिटी हुई. सो लीनियर चार्ज डेंसिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ. ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या होगा, दैट इज कूलम, एंड डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर. क्लियर. सो यहां पर चार्ज का यूनिट कूलम एंड लेंथ का यूनिट मीटर. सो ऐसा यूनिट क्या होगा, दैट इज कूलम पर मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू IT, दैट मीन्स एम्पियर इंटू सेकेंड, एंड लेंथ दैट मीन्स मीटर. सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, M0 L माइनस 1 T1 एंड एम्पियर है तो A1. क्लियर. नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स टू डायमेंशन दैट मीन्स एरिया. अगेन यहां पर भी इसका मीनिंग क्या होगा कि पर मीटर स्क्वायर एरिया में, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया में उस सरफेस पर कितना चार्ज होगा. मान लीजिए कि यहां पर एक सरफेस है, उस पर चार्ज कितना है, 50 कूलम, और इस सरफेस का एरिया कितना है, 5 मीटर स्क्वायर. सो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज होगा, दैट इज 50 बाई 5, सो 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर. क्लियर. सो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. ऐसा यूनिट क्या होगा, दैट इज चार्ज का यूनिट कूलम एंड एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. सो ऐसा यूनिट क्या होगा, दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज M0 कूलम है, दैट मीन्स IT, सो एम्पियर इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सो M0 मीटर स्क्वायर डिवाइड में है तो L माइनस 2 T1 A1. नेक्स्ट इक्वेशन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम मीन्स 3 डायमेंशन. सो यहां पर इक्वेशन क्या होगा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, दैट मीन्स रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर. एंड ऐसा यूनिट उसका क्या होगा, दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, दैट इज मीटर क्यूब. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, कूलम दैट इज एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर क्यूब. सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, M0 L माइनस 3 T1 A1. नेक्स्ट इक्वेशन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट ए. यहां पर अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करो तो रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑलवेज क्या मिलती है, स्केलर. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. यहां पर ए का मीनिंग क्या होगा, दैट इज एरिया वेक्टर. अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, मान लीजिए कि इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड्स. दैट मीन्स हमारी आंखों के सामने नॉर्मली आउटवर्ड्स. क्लियर. तो फाई का इक्वेशन क्या होगा, E डॉट ए. अगर डॉट प्रोडक्ट रिमूव करे तो एंगल कौन सा आएगा, दैट इज कॉस थीटा. सो फ्लक्स इज इक्वल टू EA कॉस थीटा. यहां पर थीटा क्या होगा, दैट इज एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर. क्लियर. अब ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, दैट इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. सो E का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, एंड एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एज इट इज, एंड कूलम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IT दैट मीन्स एम्पियर इंटू सेकेंड. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर केजी है दैट मीन्स M1, मीटर क्यूब है दैट मीन्स L3, सेकेंड क्यूब डिवाइड में है दैट मीन्स T माइनस 3, एंड एम्पियर डिवाइड में है तो A माइनस 1. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1.
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू क्लोज सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक क्लोज सरफेस है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी? नॉर्मली आउटवर्ड्स। सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी? 90 डिग्री। सो इफ E इज पैरेलल टू क्लोज सरफेस देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी नो दैट cos 90 दैट इज 0। सो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कितना मिलेगा? 0। सेकेंड, इफ E इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है दैट मीन्स थीटा क्या होगा? 0। सो फ्लक्स हमें क्या मिलेगा? cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। सो यहां पर फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 5 मैक्सिमम इज इक्वल टू EA। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। And last case, if E is in the direction opposite to that of the unit normal vector, that means इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो। सो एंगल कितना फॉर्म होगा? 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है दैट मीन्स cos 180 क्या होगा? -1। सो फ्लक्स हमें कितना मिलेगा? दैट इज -EA। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है कि अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें सो फ्लक्स ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। एंड नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग अ क्लोज सरफेस इज टेकन एज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज टेकन एज पॉजिटिव। मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग अ क्लोज सरफेस इज टेकन एज नेगेटिव, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, इस फेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड्स, दैट मींस दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज टेकन एज पॉजिटिव। नेक्स्ट इक्वेशन इज गॉस लॉ। गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स कितना होगा? दैट इज Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. That means हमें यहां पर कौन सा चार्ज कंसिडर करना है कि जो चार्ज क्या हो? एनक्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? फॉर एग्जाम्पल Q जितना चार्ज है। सो इस क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? तो चार्ज कितना है? Q। सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जाम्पल इसी क्यूब के अंदर हमने एक डाइपोल प्लेस किया। डाइपोल का मीनिंग क्या था? जितना पॉजिटिव टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर? तो अगर हमने एक क्यूब के अंदर डाइपोल प्लेस किया तो अंदर नेट चार्ज कितना हो गया? दैट इज 0। सो फ्लक्स कितना बाहर आएगा? दैट इज 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हुई? 0। क्लियर? तो हमें कौन सा चार्ज कंसिडर करना है? जो इस क्लोज सरफेस में जो नेट चार्ज हो वो हमें कंसिडर करना है। क्लियर? और गॉस लॉ ओनली क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो गॉस लॉ का इक्वेशन क्या हुआ? दैट इज फाई इज इक्वल टू इन क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है इस इक्वेशन का, उसमें हम इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों चार्ज कंसिडर करते हैं। और अगर आप इक्वेशन यूज कर रहे हो Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ओनली आपको जो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज हो वही चार्ज आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। वायर दैट मीन्स वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल दैट इज लेंथ। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम लिनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाय L। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उससे R जितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से क्या कर दे? डिवाइड। तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? दैट इज K। सो इक्वेशन क्या बना? 2K लैम्बडा बाय R। सो हम एमसीक्यू के अंदर ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 2K लैम्बडा बाय R। सेकेंड एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसका इक्वेशन क्या होगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद कैसे रखना है? प्लेन शीट दैट मीन्स 2 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन है, दैट मीन्स कौन सी डेंसिटी यूज करनी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। सो सिग्मा का मीनिंग क्या था? दैट इज Q बाय A। सो फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट कितना होगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। तो यहां पर सबसे पहले हम स्पेरिकल शेल का मीनिंग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि स्पेरिकल शेल में दो टाइप के हो गए, होलो स्फीयर एंड सेकंड है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर? अगर होलो स्फीयर दिया गया हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया हो, दोनों केस के अंदर चार्ज कहां पर होगा, उसकी सरफेस पर होगा। क्लियर? तो यहां पर जब भी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कौन सी डेंसिटी यूज करनी है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करनी हो। और अगर यहां पर आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल दिया गया हो, दैट मीन्स यहां पर चार्ज अंदर भी रहेगा, तो उस केस के अंदर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करनी है। सो यहां पर थर्ड एप्लीकेशन गॉस की क्या थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। दैट मींस यहां पर जो चार्ज होगा वो चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पर। सो इसके तीन केस हमें याद रखने हैं, फील्ड आउटसाइड द सेल, at a point on the surface of a cell and electric field at any point inside the cell. So outside के लिए इक्वेशन क्या होगा कि ये पूरा चार्ज जैसे इस सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इक्वेशन क्या था, KQ/R²। तो सिमिलरली आपको याद रखना है फील्ड आउटसाइड द सेल क्या होगा, दैट इज E इज इक्वल टू KQ/R²। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दैट इज सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट R²। नेक्स्ट हमें याद रखना है एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस। सो यहां पर ऑन द सरफेस के लिए केस क्या बन जाएगा, दैट इज कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। सो यहां पर स्मॉल r की जगह पर क्या रख देंगे, कैपिटल R। सो E इज इक्वल टू KQ/R²। और दूसरा इक्वेशन अगर हमें लिखना हो तो R² कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहां पर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल। दैट मींस यहां पर जो चार्ज होगा वो सरफेस पर होगा। अगर हम इनसाइड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इस केस के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दैट इज 0। अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, दैट इज 0। सरफेस पर कितना होगा, दैट इज KQ/R², दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। एंड देन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिकॉज आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, दैट इज KQ/R²। सो यहां पर E proportional to 1/R². So electric field at various points due to a uniformly charged conducting sphere का ग्राफ हमें इस टाइप का मिलेगा। Inside electric field 0, at the surface on the surface E maximum that is KQ/R²। then जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपको इतने इक्वेशन याद रखना है। क्लियर? थैंक यू।